हेलो फ्रेंड्स। सो टुडेज टॉपिक इज आर्किटेक्चर और इसमें पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से एक्ट जो हैं इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये 3 टॉपिक ये जो कवर मैंने पार्ट 1 में कर लिए थे, इस पर मैंने टिक लगाया हुआ है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो जो एक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में फिर हम लोग आएंगे वो एएसआई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एक्ट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने उनको अलग से एक वीडियो बनाया पार्ट 2 उसके लिए, पूरे के लिए। चलिए पहले रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट में क्या हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले तुम लोगों ने आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, डिफरेंट लिस्ट में अलग अलग सेंटर और स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। डीपीएसपी में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एज एन इंडिविजुअल हम लोगों की भी ड्यूटी बनती है। उसका हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा था, किस तरह से हम लोगों के यहाँ इवोल्यूशन हुए लॉज की और इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला जितने भी हम लोगों के आर्किटेक्चर था पुराना। डिफरेंट डिफरेंट एएसआई के जो हम वो रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उनके बारे में बात की। जेम्स प्रिंसिप के बारे में बात की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आए, हम लोगों ने जॉन मार्शल के जो प्रिंसिपल थे आर्कोलॉजिकल कंजर्वेशन के, उसके बारे में डिस्कस किया कि कोई भी जो बिल्डिंग है उसको हम लोग हाइपोथेटिकल रिस्टोरेशन के बेस पे हम लोग उसको नहीं करेंगे, उसको रिस्टोर। जो भी ओरिजिनल मेंबर है किसी भी बिल्डिंग का, मतलब कोई भी पार्ट है, वो उसे प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, किसी भी कार्व्ड स्टोन को या किसी भी कार्व्ड वुड को हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे जब तक कि आर्टिसंस को ये अपने आप में बिलीफ ना हो कि वो पुरानी वाली एक्सीलेंस को अचीव कर लेगा। किसी भी माइथोलॉजिकल या दूसरे सीन्स को हम लोग क्या करेंगे, रिकार्व्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क का जो टेम्पल है, उसमें क्या हुआ था कि एक लोगों ने ट्वीट कर दिया था। तो उस ट्वीट में क्या बताया गया था कि हाँ, इन लोगों ने पहले जो ब्रिक होगी वो बहुत ही आर्टिस्टिक ब्रिक होगी, उसके बाद उस ब्रिक में उन्होंने क्या किया, प्लेन ब्रिक उसकी जगह लगा दी। तो इसके बारे में बाद में ये सही ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो पुरानी जो ब्रिक थी उसमें ऑलरेडी जो कार्विंग थी वो विजुअल होना ख़त्म हो गई थी, मतलब वो डिके कम्प्लीटली हो गई थी। तो अब इस रो के इन्होंने क्या, रिकार्व तो कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस जगह प्लेन बना दी, मतलब लोगों को पता चला कि यहाँ की जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बारे में हम लोगों ने इनिशियल एक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो इनिशियल एक्ट थे, जैसे बंगाल का, मद्रास का प्रोविंशियल एक्ट थे, उसका ट्रेजर ड्रॉप एक्ट 1878 था। और लॉर्ड कर्जन तक की बात की, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि सेंट्रलाइज कर दिया था सब सिस्टम, और जॉन मार्शल को अपॉइंटेड कर दिया था न्यू डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एनिशेंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। उसके बाद हम लोग कहेंगे कौन कौन से जो बिल्डिंग्स हैं उनको कैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के एनिशेंट मोन्यूमेंट माना जाता है। उसके बाद 1958 का एक्ट पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए उसके बारे में जानेंगे, कुछ उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अभी जो रिसेंट में जो ट्यूकिंग हो रही है एमएसआर एक्ट में, अभी 2022 से 2023 में जो बिल आ रहा है, उसके क्या प्रो हैं क्या कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ हम लोग एक मॉडल क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिसेंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की। ठीक है, तो इसका जो प्रोविजंस था एक्ट का, वो केवल उन मॉन्यूमेंट को लिया जाता था जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो प्रॉपर नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट जो थी वो प्राइवेट ओनर्स के साथ एग्रीमेंट बना सकती थी कि अगर प्राइवेट ओनर्स के साथ गवर्नमेंट मिलकर क्या करेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस बिल्डिंग का करेगी। लेकिन अगर प्राइवेट ओनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि हाँ हम नहीं करेंगे क्या कहते आपके साथ एग्रीमेंट, तो क्या करेगी, एक्विजिशन का राइट था किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा वहाँ पे, जो वहाँ का पर्टिकुलर डीएम होगा वो। तो डीएम जो होगा वो क्या करेगा, सुटेबल मेजर्स लेगा, उसमें एक्विजिशन इन्वॉल्व था। अगर एग्रीमेंट नहीं बनता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो एक्विजिशन भी कर सकता है। एक्विजिशन के साथ साथ वो क्या कर सकता है, कंपलसरी परचेज का भी इसमें ऑप्शन था कि अगर आपके पास आपकी ओनरशिप है तो हम आपसे खरीद लेंगे और आपको जो भी आपका लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसके उसके थ्रू जो भी आपको पैसे दिए जाते हैं वो हम आपको पैसे दे देंगे। अब इस एक्ट, ये जो एक्ट था वो प्रिंसली स्टेट, ये जो मैंने फोटो लगाई है, किसकी फोटो लगाई है, मैंने फोटो लगाई प्रिंसली स्टेट। देखिए प्रिंसली स्टेट के ऊपर कंट्रोल किसका हो रहा है, ब्रिटिश का हो रहा है, मतलब फुल कंट्रोल है आपका गवर्नमेंट का। प्रिंसली स्टेट पे भी ये जो एक्ट था वो लागू हो रहा था। लेकिन जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जैसे आपका चर्च हुआ, आपका
टेम्पल हुए, आपके सिनेगॉग हुए या आपके जो भी मॉस्क हुए, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ड्रॉबैक था। अगर देखा जाए तो इस पूरे उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, यही था 1904 का, जिसको बाद में 1958 एक्ट में हटाया गया था। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट होते हैं वो किस लॉ के अंतर्गत आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के डीम्ड माने जाते हैं। तो 1951 में ये एक्ट बना था, जो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951। इसके थ्रू जो है, ये जो एक्ट था, इसके थ्रू आपका डीम्ड किया जाता नेशनल इंपॉर्टेंस का किसी भी स्ट्रक्चर को। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे नहीं होगा। ये वाला जो 1951 वाला जो एक्ट है, वो 1958 वाला जो एक्ट है, इसके थ्रू जो था वो रिपील हुआ था। और सेक्शन 126 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये भी इसी के थ्रू क्या हुआ था, रिपील हुआ था। तो ये जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें भी ये प्रोविजन था कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट को आप नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट मानेंगे। एक्चुअली इन दोनों में लिस्ट दी थी जिनको इन्होंने माना था। अब जैसे अभी एएसआई की डेफिनेशन क्या होती है, एएसआई की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कोई भी रिमेन्स है एनिशियंट मॉन्यूमेंट का, एनिशियंट मॉन्यूमेंट मतलब 100 ईयर से पुराना, ठीक है। साइट्स ऑफ एनिशियंट मॉन्यूमेंट, पूरी साइट, उसके आसपास का पूरा एरिया। उसके बाद द लैंड ऑन विच देयर आर फेंसेस और प्रोटेक्टिव कवरिंग स्ट्रक्चर फॉर प्रिजर्विंग द मॉन्यूमेंट। अगर पुरानी कोई अगर टेम्पल है, तो अगर ये टेम्पल है जैसे, ठीक है, टेम्पल के आसपास जो भी बाउंड्री बनी है वो पूरा एरिया आपका किस में आएगा, वो पूरा एरिया आपका मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आएगा। उसके बाद लैंड बाई मीन्स ऑफ विच पीपल कैन फ्रीली एक्सेस द मॉन्यूमेंट। उसके साथ ही जो भी उसकी रास्ता होगी वहाँ जाने की, वो रास्ता भी आपकी किस में आ जाएगी, आपके एनिशिएंट मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, टोटल कितने हैं, 3684 हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में है। ये मैंने इसलिए लिख दिया, जनरली लोगों के माइंड में कर्नाटका आता है या तमिलनाडु आता है, ऐसा नहीं, यूपी में सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस की डीम किया गया है। अब जैसे यूपी में क्या है, यूपी में आगरा सर्किल में है, ठीक है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। आगरा सर्किल अलग है, आगरा डिस्ट्रिक्ट अलग है। ऐसी लखनऊ सर्किल है, ठीक है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ललितपुर भी है, ललितपुर भी है, ठीक है। ऐसे पटना सर्किल का वो वाला हिस्सा भी आता है जो यूपी में आता है। ये सारे सर्किल हैं जिसमें आपको एएसआई ने अलग अलग एनिशिएंट मॉन्यूमेंट की लिस्ट दी है विद विच आर डीम्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनिशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक तरीके से का अम्ब्रेला एक्ट है फॉर प्रोटेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनिशिएंट साइट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए अलग से, चूंकि सिलेबस में मेंटेनेंस लिखा है अलग से, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा, मेंटेन की डेफिनेशन क्या है। मेंटेन की डेफिनेशन क्या है कि आप फेंसिंग कर रहे हो, आप कवरिंग कर रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो, रिस्टोरिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को क्लीन कर रहे हो, किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को, ठीक है। और ये जो इनका पर्पज क्या है कि प्रिजर्व करना प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को, कि उस और ये सिक्योर करना कि उसमें किसी भी पॉपुलेशन की जो एक्सेस हो वो क्या हो, कन्वीनियंट हो। तो ये पर्पज है आपका मेंटेनेंस का। अब जैसे इसमें आप लिखा है कन्वीनियंट एक्सेस। अब कभी कभी क्या होता है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, ठीक है, उसमें चढ़ने की जो सीढ़ियाँ हैं वही क्या कहते हैं, ऐसी हैं कि अगर उस पर कोई एक आदमी चढ़ेगा, उस सीढ़ियाँ साड़ी क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो वो लोग क्या करेंगे, उसे सपोर्ट देंगे या फिर उसके बगल में एक कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीढ़ियाँ ऐसी बनाएंगे जिनको आप रिमूव भी कभी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एमपी के हैं तो भोजपुर जो टेम्पल है, सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पे है, वहाँ पे क्या उन्होंने लोहे की सीढ़ियाँ बना दी हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे वो मंदिर है, और जो पुरानी सीढ़ियाँ उनको कवर कर दिया है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये भी मेंटेनेंस में आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी एक्ट में एनिशिएंट मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है। एनिशिएंट मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या आएगा, कोई भी मॉन्यूमेंट हो, कोई भी ट्यूमलस, कोई भी जगह हो, ठीक है, कोई भी केव हो, रॉक स्क्रिप्चर हो, इंस्क्रिप्शन हो, मोनोलिथ हो, किसी भी तरीके का हो जिसकी हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो या वैल्यू हो, उन सबको आप क्या करोगे, एनिशिएंट मॉन्यूमेंट मानोगे, अगर उसकी जो एज है वो 100 साल से कम नहीं है। इसमें आपके एनिशिएंट मॉन्यूमेंट के रिमेन्स भी रह सकते हैं। इसमें आपको पूरा पूरा जो साइट है आसपास की उन्होंने बताया वो भी हो सकती है,
ठीक है। उसके बाद फेंसिंग है, कवरिंग, जो मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, ये सारे इसमें पार्ट दिए गए हैं। एंटिक्विटी में भी यही चीज़ आ जाएंगी, एनी क्वाइन, स्क्रिप्टरल, मैन्यूस्क्रिप्ट, एपिग्राफ, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट्स और क्राफ्टमैन, ये आपके आ जाएगा एंटिक में। ठीक है। आर्टिकल, ऑब्जेक्ट और थिंग, ठीक है, जो आपकी किसी बिल्डिंग या केप से मिली हो, वो भी आपके एंटिक एंटिक में आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, एनी आर्टिकल, ऑब्जेक्ट और थिंग इलस्ट्रेटिव ऑफ साइंस, क्राफ्ट, ये वो, और प्लस इनमें एज क्या होनी चाहिए, इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट में आर्काइव में 75 ईयर होनी चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी अभी एएसआई ने चंदेल टेम्पल, रावतपुर डिस्ट्रिक्ट, महोबा, यूपी यूपी में इसको क्या किया है, ये देखिए, ये फेंसिंग बनाई है, देखिए ये पूरी बाउंड्री वॉल बनाई है, ठीक है, और इसका जो पेडिस्टल है इसको भी ऊपर किया है, और देखिए, और प्लस इसके बाद जो रास्ता है, जैसे ये वाली रास्ता हुई या फिर ये वाली जो रास्ता हुई, एक्सेस जिससे इजी हो, उसको भी कवर किया है, ठीक है। और ऑलरेडी जो स्टोन्स इसके आसपास बिखरे हुए थे, उसको इसकी पेडिस्टल इसको मजबूत किया है। तो ये सारा किस में आ गया, मेंटेनेंस में आ गया। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आप यूपीपीसीएस में मेंस में इसे लिख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम में देखिए कंजर्वेशन कैसे हुआ है, पहले ऐसा दिख रहा था, बाद में ये देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कलर पूरा चेंज कर दिया, बिल्कुल ब्राइट अच्छा सा कर दिया। ये देखिए, इसमें देखिए फेंसिंग की है, ये फेंसिंग पूरी, ये देखिए पूरी फेंसिंग कर दी गई इसमें। ये क्या है आपका, विरूपक्षा टेम्पल है पतक्कर में, ठीक है, ये पूरी फेंसिंग कर दी गई। इसके बाद ये देखिए, ये तो आपने ये जो चीज़ें, अगर आप एलिफेंटा गए होगे तो एलिफेंटा में जब मैं गया था तब तो दिखाई नहीं देती थी, अब इन्होंने क्या कर दिया, ये एलिफेंटा केव्स में इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को क्या किया है, पूरा कंजर्व किया है। ये सारा का सारा आपका क्या आ रहा है, मेंटेनेंस में आ रहा है, मतलब आप एक तरह से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसकी जो, उसके बाद आप फेंसिंग कर रहे हो, कवरिंग कर रहे हो, और आप ड्रेनेज सिस्टम को आप सिक्योर कर रहे हो, जिससे कि वहाँ की जो बिल्डिंग है वहाँ पे पानी ना भरे, वो सिक्योर है। इसके बाद ये देखिए, ये क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ ओल्ड पोर्टुगीज फोर्ट। ये पोर्टुगीज फोर्ट था, इसमें देखिए पूरा का पूरा क्या हुआ था, एक तरह से जंगल सा बन गया था, उसको पूरा सही करके देखिए अब ये पूरा जंगल पूरा आ गया। देखिए आपको ये सर्कल मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका नहाने की जगह होगी, रहने की जगह होगी, इधर आपका किचन वगैरह, ये सब पुराना, और ये आपका मेंटेनेंस का पार्ट है। अब आता है एनिसेंट मॉन्यूमेंट के कुछ और सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 13 क्या बताता है, सेक्शन 13 बताता है आपका एक्विजिशन, क्या बताता है, एक्विजिशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो एक्विजिशन कर सकती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो मॉन्यूमेंट है डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या लग रहा है कि अगर कोई मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, इंजर्ड हो रहा है, मिसयूज्ड हो रहा है, ठीक है, और लोगों ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है, और इट इज अलाउड टू बी फॉलन इनटू डिके हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और गवर्नमेंट को लगता है या एएसआई को लगता है कि भाई हमको, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंतर्गत इसको क्या कर लेती है, इसका एक्विजिशन कर लेती है, और क्या कहती है कि इसका पर्पज क्या है, पर्पज है फॉर अ पब्लिक पर्पज, हम इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को क्या करेंगे, एक्विजिशन इसका कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है रिलीजियस, ये जो एक्ट है वो आपका, अनलाइक द एक्ट ऑफ 1904, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर वर आल्सो कवर्ड बाय दिस एक्ट। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, और इसमें रिलीजियस कैरेक्टर के जो आपके मॉन्यूमेंट थे उनको भी कवर कर लिया था, ठीक है। तो दस दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम द मिसयूज, पॉल्यूशन एंड डिस्क्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे ही मूर्तियां नहीं चुरा सकते हो, इस प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ये एक्ट क्या करता है, किसी भी पर्सन या एजेंसी को, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करने की परमिशन नहीं देता है जब अगर वो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं दे रही है, और कंसर्न जो वहाँ का कलेक्टर है उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो अनट्रेंड पर्सन होते हैं, या फिर जो क्लैंडस्टाइन डिगिंग होती है, क्लैंडस्टाइन डिगिंग का मतलब होता है कि जैसे आप कोई पुराना किला है, वहाँ पे जाके आप खोदने लगे कि भाई यहाँ से तो सोना मिलेगा, तो उससे क्या होता है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद क्या है कि इसमें 2010 में एक अमेंडमेंट लाया गया था,
और उसमें कहा गया था कि प्रोहिबिटेड एरिया और जो आपका में कंप्लीट नो कंस्ट्रक्शन जोन बना दिया गया था इवन फॉर पब्लिक पर्पज। ठीक है, ये 2010 में इसमें बनाया गया था। अब देखिए आप, ये जो मैंने ये फिगर बनाया है ये यूनेस्को की जो साइट है, ठीक है, उसको सबमिट किया है एएसआई ने। और कौन सा मंदिर है ये? कोणार्क का टेम्पल है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क टेम्पल, उड़ीसा। ठीक है, उसमें देखिए ये आपके मेन साइट है। ठीक है, अब देखिए मंदिर केवल इतने में है लेकिन फेंसिंग इस पूरे में है, तो ये पूरी टेम्पल की साइट हो गई। ये जो येलो कलर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप बात करें, ये आसपास, ये आपका है 100 मीटर वाला एरिया। ठीक है, इसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। और ये आपका 200 मीटर वाला एरिया, ये जो ग्रीन वाला है, ये आपका 200 मीटर वाला एरिया है। तो अगर आप देखो कि अगर आपका ये आपका टेम्पल है, ठीक है, तो उसके आगे 100 मीटर की लाइन खींच दो, ये होगा प्रोहिबिटेड। और फिर उसके यहाँ से 200 मीटर और, यानी कि सेंटर से 300 मीटर और आगे खोल दो, वो हो गई आपकी 300 मीटर, ये आपकी रेगुलेटेड। ठीक है, ये आपका हो गया आपका, मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे प्रोहिबिटेड एरिया और कैसा रेगुलेटेड एरिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो कह रही है कि जो आपने ये कंप्लीट बैन लगाया है, मतलब आप पब्लिक पर्पज के लिए भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, उसके लिए इम्प्रूवमेंट की, उसको हम हटाना चाहते हैं। तो उसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं? कि प्रोज क्या है कि 2000 एक्ट में जो प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एरिया बनाए गए थे उनको रेशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कोई भी रीजनिंग नहीं दी गई थी कि 100 मीटर क्यों है, 200 मीटर क्यों है, आप 500 या 1000 क्यों नहीं कर रहे हो, या 10 या 50 क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये इसका प्रोज है। दूसरा, आपको डेवलपमेंट वर्क तो आपको करना पड़ेगा ना, आप ऐसा तो है नहीं 100 मीटर में डेवलपमेंट वर्किंग करोगे, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लस एएसआई को मोर तीथ मिलेंगे कि आप वहाँ पे जो लोकल लोग जो इंक्रोचमेंट कर लेते हैं उनको हटा सकते हो। ठीक है, प्लस लोकल अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल लाइबल बनाया जाएगा। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो होगा वो होगा फॉर इंक्लूजन एंड रिमूवल इन द लिस्ट ऑफ एएसआई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके 2010 में या फिर उसके बाद, उससे पहले 1958 में जो एक्ट था उसमें ये चीज़ नहीं थी। कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं होता था कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट को आप कैसे इंक्लूड कर रहे हो, कैसा रिमूवल कर रहे हो, वो इसमें लाया जाएगा जो 2022 का बिल है। ठीक है, कॉन्स इसके क्या हैं? कॉन्स में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स क्या है इसमें, अगर हम देखें, देखो ये जितनी भी साइट्स होती हैं वो साइट्स होती हैं कॉमन्स। क्या होती हैं वो? कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब है आप मतलब ह्यूमन भी उसे यूज़ कर रहे हैं, उसे एनिमल्स भी यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक को, वहाँ के लैंड यूज़ को आप अल्टर कर देंगे तो क्या होंगे, ये जो साइट्स होंगी इनके ऊपर क्या कहते हैं, कंट्रोल हो जाएगा गवर्नमेंट का, और एक्सेसिबिलिटी है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप इस पे कंस्ट्रक्शन वर्क को अलाउ कर दोगे तो क्या होगा, जो बहुत पुराने ओल्ड एडिफिस हैं उनकी फाउंडेशन को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। माना कि आपने उसके नीचे से मेट्रो निकाल दी तो पता चला वो हिल के नीचे गिर गया, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑलरेडी इनकी आसपास के एरिया में क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट और ग्रे वाटर रेगुलरली आ रहा है। अगर आप इसको प्रोटेक्शन स्टेटस हट जाएगा तो गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा तो उसका जो वेस्ट है, उसका जो भी आपका वो है, रेसिड्यूअल जो चीज़ें छूट जाती हैं वो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। प्लस जैसे आप जान रहे हो, कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है तो उसके लिए क्या होता है, इन्वायरमेंट असेसमेंट होता है। लेकिन आज तक जो भी गवर्नमेंट ने वर्क किए हैं उसमें कभी भी कोई भी आर्कोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट ये आज तक नहीं हुआ है। तो इसकी भी ये सबसे बड़ा कॉन्स है कि आपको, अगर आप बना भी रहे हो तो एक तरह से आप किसी आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट की टीम से इम्पैक्ट असेसमेंट पहले कराओ, जो कि अब नहीं होता है। तो दीज आर द प्रो एंड कॉन्स जो आप लिख सकते हो अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब मॉडल क्वेश्चंस की बात देखो, तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं 2018 में आए थे दो यूपीएससी में, 2018 में यूपीएससी में आ गया था GS1 में। इसमें पहला गया था सेफ गार्डिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज इन द नीड ऑफ मोमेंट। ठीक है, इंडियन आर्ट हेरिटेज को की सुरक्षा करना या संरक्षण करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो उसका आप आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप एक या दो लाइन लिखोगे कि इंडियन आर्ट हेरिटेज होता क्या है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, फोक डांस, मुराल्स, रॉक आर्ट्स। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी दोगे कि कौन कौन से वेरियस आर्ट फॉर्म क्या है, सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग
यूज़ किए गए हैं। जैसे बनारस की जो, या फिर जो बनारस या मिर्ज़ापुर की जो दरी है वो पूरे में लगाई गई है, ठीक है। रोगन पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, इन सब का एग्जांपल दोगे। फिर आपको हो गया हाउ ससेप्टेबल दे आर, विच आर द वेज, व्हाट आर द वेज जिसके कारण वो ससेप्टेबल है, उनका संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। केव आर्ट, ओल्ड स्क्रिप्ट, म्यूरल्स, इन सब पे इनका फ़र्क पड़ता है। इवन ताजमहल की केस स्टडी आप दे सकते हो कि उसमें पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, वाइट टू ब्राउन टू ग्रीन हो रहा है, उस केस स्टडी को आप दे दोगे, ठीक है, वो सफिशियंट होगी। एक केस स्टडी आप कोणार्क की भी दे सकते हो, उसमें भी यही दिक्कत आ रही है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से हैं, थेफ्ट हो रहा है, आप कैग रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो कि कितने, लगभग 10,000 जो एनिशेंट वर्क है हर साल इंडिया से स्मगल्ड आउट हो जाते हैं। उसके बाद इग्नोरेंस भी आप देख सकते हो। इग्नोरेंस का एग्जांपल देखिए, अब जैसे अंडमान निकोबार में जो लास्ट स्पीकर थी वहाँ की लोकल लैंग्वेज वो की, वो 2010 में ही क्या हो गई, अब मर गई है। तो अब ये जो वो लैंग्वेज थी उसका डिजिटाइजेशन भी नहीं हुआ है, नो डिजिटाइजेशन, ठीक है। तो वो एक तरह से लूज हो जाएगी, या फिर अभी हो रहा है तो आप लोग चेक कर लो, डिजिटाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक एनआईसी एक प्रोजेक्ट चला रहा है, एनआईसी, उस प्रोजेक्ट का नाम है ई ग्रंथालय, ई ग्रंथालय, ई ग्रंथालय। उसमें क्या हो रहा है, सारी की सारी जितनी भी क्या कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी हैं, उनका क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। इसी डिजिटाइजेशन को हम लोगों को आगे पहुंचाना है, जो इंडिया के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सबको डिजिटाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा और कौन से तरीके हैं, वेंडलिज्म, टेररिज्म, बामियान बुद्धा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। केस स्टडी मैंने बता दी, या फिर आप कोणार्क सूर्य मंदिर का दे सकते हो, या फिर आप ताजमहल का दे सकते हो। और ये पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा सा मेंशन करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको वे फॉरवर्ड में लिख देना है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आप तय करो, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में करो, आपस में एक दूसरे की ओर जो बॉल है वो मत फेंको, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए, ठीक है। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि कौन कौन से चीनी यात्री आए। अब जैसे अगर हम बात करें एएसआई की, तो एएसआई में जो आपके जो फर्स्ट सर्वेयर रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे होइन होइनसांग के जो फॉलो था वो जहाँ जहाँ होइनसांग गए वहाँ वहाँ उन्होंने एक्सकेवेशन किया, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1865 से 1861 से 1865 के बीच में जो भी कंजर्वेशन का या एक्सकेवेशन का काम किया, उसको फॉलो किसको किया, हिंसन को फॉलो किया। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, मैं आपको रिव्यू करूंगा, टेलीग्राम की लिंक दी गई है। फर्स्ट का आंसर मैंने लगभग आपको दे दिया, आप फिगर भी बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको हर चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप फिगर बना के बता सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ की दिक्कत हो रही है। ओके, सो थैंक यू। तो अब पार्ट 3 में मैं एएसआई के बारे में बताऊंगा, और प्लस जो कंजर्वेशन की टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कुछ यूपी रिलेटेड जो आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू।